एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है अपने आपके YouTube चैनल है डीपी बायोलॉजी पॉइंट पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे भी सहप्रभाविता। सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस, उसके दो उदाहरण पिछले दो लेक्चर में हमने समझे भी। एक तो हमने पढ़ा भी मवेशियों में त्वचा के रंग की वंशागति के द्वारा किस प्रकार हम सहप्रभाविता को समझ सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा हमने उदाहरण लिया था कौन सा भी, मनुष्य में एबी रक्त समूह की वंशागति के द्वारा हमें सहप्रभाविता को समझ सकते हैं। यानी प्रश्न क्या आता है कि बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 3 नंबर का प्रश्न आता है। ये कितने का? 3 नंबर का। कि सह प्रभाविता क्या होती है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक तो ऐसे आएगा प्रश्न, तो उसमें आप कोई भी उदाहरण के द्वारा इसको समझा सकते हो। लेकिन दूसरा प्रश्न क्या आता है कि जैसे मान लो प्रश्न आ जाए भी कि मनुष्य में रक्त समूह की वंशागति के द्वारा सहप्रभाविता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इसी प्रकार हो जाए भी कि मवेशियों में त्वचा के रंग की वंशागति के द्वारा सहप्रभाविता को स्पष्ट कीजिए। तो भी वो सेम ही प्रश्न होता है भी, आपको उदाहरण देखना है भी कौन सा करना है। ठीक है। तो ये 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। जैसे एक प्रश्न आया भी अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उसमें भी हमने कितने उदाहरण पढ़े थे भी। एक तो मिराबिलिस जालापा या गुलाबास पादापे के पुष्पों के रंग की वंशागति समझी थी भी। इसी प्रकार हम समझ रहे थे भी दूसरा उदाहरण कौन सा, स्नैप ड्रैगन में पुष्पों के रंग की वंशागति के द्वारा समझ लो। या फिर एक हमने समझा था भी कौन सा जो स्नैप ड्रैगन है उसकी पत्ती की आकृति किस प्रकार की होती है, यानी संकरी होती है या चौड़ी होती है। तो उनका संकरण के द्वारा हमें इसको समझ सकते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो इन दोनों में से एक प्रश्न 3 नंबर का लगभग बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। तो ये ढंग से आप पढ़ लेना। तो हम कर रहे थे लास्ट टाइम में सहप्रभाविता का एबी रक्त समूह की वंशागति वाला उदाहरण। अब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे भी, उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। यानी मनुष्य में जो रक्त समूह होते हैं 4 प्रकार के, उनको नियंत्रित करने वाला जीन है वो किस प्रकार है वंशागत होता है। तो इस वंशागति से संबंधित क्या भी हमें कुछ प्रश्नों को हल करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे भी। तो ध्यान से समझ लेना भी। तो इसी संबंध में अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है भी? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है भी कि यदि एक पिता का रक्त समूह ए है, वह माता का रक्त समूह बी है, तो संतानों के जीनोटाइप व फिनोटाइप ज्ञात कीजिए। यानी जीनोटाइप तो आपको पता है कि IAIB जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था भी, वो ज्ञात करने। इसी प्रकार फिनोटाइप हमने पढ़ा था कि रक्त समूह कौन सा प्रकार का हो सकता है। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो आपके सामने क्या दिया गया है भी, दिया गया है क्या भी, पिता का रक्त समूह ए है। जो हम यहाँ पे कैसे करेंगे वो समझने की कोशिश करेंगे आंसर। तो इसमें पहले लिख रहे हैं भी पिता का रक्त समूह कौन सा है, ए। कौन सा? ए। माता का रक्त समूह कौन सा है, बी। कौन सा? बी। अब एक बात ध्यान से समझ लेना भी कि जब यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में ये दिया गया है कि पिता का रक्त समूह ए है आपके सामने, तो यहाँ पे सीधा ए दे रखा है। यहाँ पे न तो समयुग्मजी लगाए न ही विषम युग्मजी। यहाँ पे भी क्या है, सीधा बी दे रखा है। और आप इस स्थिति में जब क्या हो भी कि सीधा ए दे रखा हो, तो इनके जो जीनोटाइप लोगे वो आप विषम युग्मज स्थिति में लोगे। कौन सी स्थिति में? जैसे
ये ए दे रखा है, तो यहाँ पे इनके जीनोटाइप हम बनाएंगे तो आई ए बनेगा और आई ओ बनेगा। यानी कौन सी स्थिति है ये? विषम युग्मज स्थिति। कौन सी? विषम युग्मज। इसी प्रकार यहाँ देखो क्या दे रखा है, माता का रक्त समूह क्या है? बी है। क्या है? बी। तो बी भी क्या सीधा ही दे रखा है, न सम युग्मजी न विषम युग्मजी। तो इसमें भी क्या लोगे आप? इसमें भी आपको लेना है इसका जीनोटाइप है आई बी और आई ओ। कौन सी स्थिति में? विषम युग्मजी स्थिति में। अगर यहाँ पे नाम दे दे पिता का रक्त समूह सम युग्मजी ए है, उसी स्थिति में हम क्या लेंगे? आई ए, यानी कौन सी स्थिति में? सम युग्मजी स्थिति में। लेकिन अगर नाम नहीं दे रखा है तो उस स्थिति में हम लेंगे कौन सा भी? कौन सा? उस कंडीशन में हम केवल विषम युग्मजी स्थिति वाला ही जीनोटाइप लेंगे। तो ये पिता का जीनोटाइप है, यहाँ पे हम लिखें तो ये पेरेंट्स है। क्या है? पेरेंट्स। ठीक है। अब ये जीनोटाइप है इनका, तो हम क्या बनाएंगे भी? इनके युग्मक। क्या बनाएंगे? युग्मक। तो युग्मक देखो कौन से बनेंगे भी? आई ए बनेगा इसका, एक आई ओ बनेगा। इसी प्रकार इसमें कौन से बनेंगे? आई बी बनेगा और आई ओ बनेगा। अब इनके मध्य संकरण हुआ तो इनसे प्राप्त संतानों का जीनोटाइप क्या होगा और रक्त समूह या फिनोटाइप कौन से प्रकार का होगा, वो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। देखो आई ए का आई बी के साथ हम करवाएंगे एक संतान, तो ये प्राप्त होगी। दूसरा देखो आई ए का हम करवाएं आई ओ के साथ, ओ के साथ एक ये होगी भी। इसी प्रकार इसका इसके साथ करवाओगे तो आई ओ आई बी वाला। इसी प्रकार इसमें देखो भी ये वाली स्थिति होगी भी, आई ओ आई ओ। तो ये चार प्रकार की संतानें होंगी। अब देखो ये आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा है कि संतानों के जीनोटाइप ज्ञात करो। तो जीनोटाइप चार प्रकार के प्राप्त होंगे। एक तो ये वाला जिसमें एक आई ए होगा, एक आई बी होगा। इसी प्रकार ये वाला आई ए और आई ओ। इसी प्रकार आई ओ आई बी। इसी प्रकार आई ओ आई ओ। यानी चार प्रकार के जीनोटाइप हमें ज्ञात हो गए। अब आपको देखना है, पिछले लेक्चर में हमने सारणी को समझा था भी, अगर ये वाला जीनोटाइप हो तो कौन से प्रकार का रक्त समूह या फिनोटाइप होगा, कौन सा होगा। तो देखो भी यहाँ पे ए है और बी है, दोनों आपको पता है भी, अगर दोनों का संकरण हो तो दोनों के भी संतान में प्रभावी होते हैं, साथ साथ प्रभावी होते हैं। क्या होते हैं? साथ साथ प्रभावी। तो इसमें संतान का फिनोटाइप या रक्त समूह कौन सा आएगा? ए बी। कौन सा? ए बी। इसमें देखो आई ए और आई ओ है। ए कौन सी स्थिति में? यहाँ पर विषम युग्मज स्थिति में। और आपको पता है कि विषम युग्मज स्थिति में ए है वो ओ पर क्या होता है? प्रभावी होता है। क्या होता है? प्रभावी। तो ये वाला कौन सा आएगा? ए। इसी प्रकार ये देख लो भी आई ओ आई बी, वो स्थिति में यहाँ पे बी के विषम युग्मज स्थिति में और बी विषम युग्मज स्थिति में हमेशा ही क्या भी ओ पर क्या होता है? प्रभावी होता है। इसी कारण यहाँ पे क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी। इसी प्रकार ये देख लो भी आई ओ आई ओ, ये तो आपको बताया था भी। ओ कब प्रकट होता है? जब कौन सी स्थिति में होता है? सम युग्मज स्थिति में। यहाँ पे भी ओ था, यहाँ पे भी ओ था, लेकिन प्रभावी नहीं होने के कारण ये क्या हुआ भी? दब गए या प्रकटे नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे तो क्या है भी? दोनों ओ है, दोनों स्थितियों में क्या है? ओ है। तो ओ क्या है भी? जब सम युग्मज स्थिति में उस टाइम क्या होगा? प्रभावी। यानी इसका जीनोटाइप क्या होगा? ओ। यानी हमें क्या है भी, जब पिता ए हो माता बी हो तो इनसे संतानों का जीनोटाइप ज्ञात हो गया। इसी प्रकार फिनोटाइप यानी कौन से प्रकार के रक्त समूह की संभावना होती है संतान में, तो वो चार प्रकार की संभावनाएं आपको मिलेगी भी। 25% वाली ये मिलेगी ए बी वाली, और 25% ए की मिलेगी आपको, और 25% आपको मिलेगी ए बी की, और 25% मिलेगी आपको ओ। यानी चारों रक्त समूह के भी 25% उपस्थित होने या प्रभावी होने की संभावना होती है। ठीक है, तो आया होगा समझ में आपको। आराम से देख सकते हो भी पिता का रक्त समूह ए है, माता का बी है, तो इनसे हमें जो संतानें प्राप्त होती है उनमें कौन से प्रकार के रक्त समूह की संभावना होती है, तो वो चारों प्रकार के रक्त समूह की कितनी संभावना होती है? 25-25% होती है। ठीक है,
तो ये हो गया अभी पहला क्वेश्चन अपना। इसमें जीनोटाइप भी ज्ञात हो गए 4 प्रकार की ये, और फिनोटाइप भी ज्ञात हो गए। इसी प्रकार हम आगे कर सकते हैं भी और क्वेश्चन। ये बोर्ड के पेपर में भी पूछा जाता है, और ये कंपटीशन का कोई एग्जाम है उसमें भी क्या भी आने की संभावना होती है। तो इसी प्रकार के कई प्रश्न करेंगे हम भी, जिससे आप आराम से क्या भी रक्त समूह की वंशागति को समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है अभी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा भी कि यदि एक संतान का रक्त समूह O है तथा पिता का रक्त समूह A है, वह माता का रक्त समूह B है, तो अन्य संतानों के जीनोटाइप व फिनोटाइप ज्ञात कीजिए। अपने पास क्वेश्चन ये है। अब इसका आंसर देखिए भी, प्रश्न को ध्यान से समझो भी क्या है। प्रश्न में क्या कहा गया है भी कि यदि एक संतान का रक्त समूह क्या दिया है, O दिया है भी, तथा पिता का क्या दे रखा है, A, संयुग्मजी नहीं है भी, सीधा दे रखा है A। माता का क्या दे रखा है, B दे रखा है, इसमें भी सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है भी। तो अन्य संतानों के जीनोटाइप व फिनोटाइप ज्ञात करने हैं आपको। तो देख लो भी, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो वो करके देख सकते हो भी। तो कैसे, यानी पिता का रक्त समूह A है, माता का B, क्रॉस करवाया। वही बात है, जीनोटाइप इनके क्या होंगे, विषम युग्म की स्थिति में लेने हमें, क्योंकि दे नहीं रखा है कुछ IB और IO, वो सेम ही पर्सन है भी, पीछे वाला देख सकते हो भी। यही जीनोटाइप थे, 4 प्रकार के प्राप्त हुए थे वहां पे भी। कौन कौन से भी, AB 25%, B 25%, A 25% और O 25%। तो यहाँ दे क्या रखा है भी, पर्सन में O दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 दे दिया, 1 की संभावना दे दी भी, O हो सकता है भी। लेकिन बाकी पूछे भी अन्य संतानों के जीनोटाइप व फिनोटाइप क्या हो सकते हैं, तो वहां पे क्या भी 3 प्रकार की और बच गए। कौन से भी, A वाला, A का जीनोटाइप क्या था भी, IA IO, और B का जीनोटाइप क्या था भी, IB और IO। इसी प्रकार एक था भी AB वाला, IA और IB वाला, ठीक है। और O का जीनोटाइप क्या था भी, ये तो आपको पता है भी, समयुग्म स्थिति में आएगा, तो ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि इसमें क्या होगा जीनोटाइप। तो इसमें IO और IO यानी 4 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त हुए थे भी, IA IB IA IO IB IO और IO। रक्त समूह कौन से प्रकार के होंगे, AB और A, और इसी प्रकार कौन सा, B और O। ये दे रखा है हमें, 3 ज्ञात करने हैं, ये 3 ये वाले होंगे। एक का दे रखा है भी O, बाकी का हमें ज्ञात करना है, तो एक में AB हो सकता है भी 25%, एक में A हो सकता है और एक में B, ये 25% संभावना होती है, ठीक है। तो ये आया होगा समझ में, बिल्कुल सिंपल है भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट लिख सकते हो, ये हमें दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन हमें करेंगे। अगले वीडियो में हमें उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव या कुछ भी आपको कमी लगे तो वो आप दे सकते हो।
अपनी तरफ से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें। 3 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भी कि यदि एक पिता का रक्त समूह है, यदि पिता का रक्त समूह है समयुग्मजी, याद रखना, यहां पे मैं शब्द लिख रहा हूं, ये शब्द आपको ध्यान से देखना है। समयुग्मजी ए है तथा माता का रक्त समूह बी है। क्या है? सीधा बी। तो संतानों के रक्त समूह वह जीनोटाइप ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है भी बिल्कुल। आपको ये देखना है कि नाम समयुग्मजी ए, तो यहां पे लिख सकते हो आंसर में। कैसे करोगे? पिता का रक्त समूह, रक्त समूह ए है। कौन सी स्थिति में? समयुग्मजी स्थिति में। कौन सी में? समयुग्मजी। जबकि माता का क्या है? माता का रक्त समूह बी है। क्या है? बी। ये विषम में है, ये सम में है, तो यहां पे आप सम में जीनोटाइप क्या लोगे? आई ए और आई ए। इसका जीनोटाइप हम लेंगे वो सेम ही विषम युग्मजी, ये वाला। ठीक है, तो आप इनके युग्मक बना सकते हो। इसके युग्मक क्या बनेंगे? आई ए और आई ए बनेगा। इसके युग्मक क्या बनेंगे? आई बी और आई ओ बनेगा। अब संकलन करवा सकते हो भी आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसके साथ करवाओ भी, तो आई ए का आई बी के साथ हुआ, ये वाला जीनोटाइप आया। इसी प्रकार इसका इसके साथ करवाओ तो जीनोटाइप कौन सा आएगा भी? आई ए होगा, आई ओ होगा। ये देख सकते हो भी, इसका इसके साथ करवाया सेम ही आएगा, आई ए आई बी। इसी प्रकार इसका करवाओ भी, कौन सा आएगा? आई ए और आई ओ। यानी हमें 4 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त हो गए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब देखो भी जीनोटाइप अपने पास है और आपको पता है भी फिनोटाइप है। जीनोटाइप से आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? देख सकते हो भी इसमें ए भी है और बी भी है, और ए बी दोनों आपको पता है भी साथ साथ प्रभावी होते हैं। तो यहाँ पे रक्त समूह कौन सा आएगा? ए बी। कौन सा? ए बी। यहाँ पे देख लो आई ए आई ओ है, तो वो स्थिति आ गई विषम युग्मज स्थिति में ए है भी, तो ए ओ पर प्रभावी है, तो यहाँ पे रक्त समूह कौन सा आएगा? ए आएगा। यहाँ पे देख लो ए बी। ठीक है, फिर यहाँ पे ए। तो कहने का मतलब जब एक पिता जिसका रक्त समूह है समयुग्मजी ए हो, माता का क्या हो? बी हो, तो उस समय संतानों में रक्त समूह की संभावनाएं क्या होती है या वंशागति किस प्रकार की होती है? तो वहां पे क्या भी हमें 50% तो क्या प्राप्त होंगे भी? 50% संभावना होती है किसकी? ए बी की, और 50% संभावना होती है अपने पास है ए की। किसकी? ए की। इसी प्रकार यदि यहाँ पे बी दे दे, क्या दे दे? बी समयुग्मजी दे दे, और ए क्या दे दे? विषम युग्मजी। क्या दे? बी समयुग्मजी स्थिति में हो जाए और ए क्या हो जाए? विषम युग्मजी। तो उस स्थिति में 50% ए बी प्राप्त होगा और 50% ए की जगह क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें बी प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो ये कुछ परसेंटेज भी किससे संबंधित है? रक्त समूह के जीन आई के वंशागति से संबंधित। ठीक है, तो ये कंपटीशन में भी आता है और किस में आता है? राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी, सब के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आया होगा समझ में आपके। आगे देखते हैं। अब देखो भी, ये तो हो गए अपने प्रभाविता के नियम के अपवाद। क्या हो गए? प्रभाविता के नियम के अपवाद। आगे हमें कर रहे हैं भी, वैसे आपको पता है भी कि जो मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम थे भी, उनमें प्रभाविता का नियम के अपवाद हमने पढ़ लिए।
जो दूसरा नियम था विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, उसको हमने सार्वत्रिक नियम कहा था। क्या था? सार्वत्रिक नियम। क्यों कहा था? क्योंकि उसके कोई अपवाद नहीं माने गए थे। लेकिन उसका भी एक अपवाद खोजा गया है। किसके द्वारा? एक वैज्ञानिक थे भी, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कुवेनोथ। कौन थे भी? कुवेनोथ। उन्होंने एक जीन की खोज की थी, जो क्या था भी? घातक जीन। यानी आगे वाला जो शब्द आ रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, घातक जीन। क्या है? घातक जीन। लेथल जीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेथल जीन। लेथल जीन, ठीक है। घातक जीन क्या होता है? ये भी प्रश्न आता है कि घातक जीन को उदाहरण द्वारा समझाइए, या घातक जीन किसे कहते हैं भी, परिभाषा भी पूछ लेते हैं भी। तो सीधी सी बात है भी, घातक का मतलब होता है भी नुकसान पहुंचाने वाला, या कोई भी जीव है उसके लिए क्या हो भी? खतरनाक या घातक। तो इनको हम कह सकते हैं भी। वैसे सामान्यतः आपको पता है भी, कोई भी जीन है वो क्या करता है भी? लक्षणों का निर्धारण करता है। आपने ये पढ़ा है भी, जीन क्या होता है? निर्धारक होता है। किसका भी? लक्षणों का। कोई भी जीव है उसके लक्षण है वो किसके द्वारा नियंत्रित व निर्धारित होते हैं? वो जीन के द्वारा होते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं भी, लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं भी? लक्षणों को निर्धारण करने के साथ साथ, यानी लक्षणों को नियंत्रित करने के साथ साथ जो जीव होता है उसकी जीवन क्षमता को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। यानी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं भी, ऐसे जीन जो लक्षणों को नियंत्रित करने के साथ साथ जीव की जीवन क्षमता को भी प्रभावित करता है। क्या कहलाता है? घातक जीन या लेथल जीन कहलाता है। अब इसकी खोज किसके द्वारा की गई? इसकी खोज की गई किसके द्वारा? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कुवेनोथ। ठीक है, यानी इसकी खोज की गई फ्रांसीसी वैज्ञानिक के कुवेनोथ द्वारा। अब कुवेनोथ ने क्या किया भी इसके लिए? कुवेनोथ क्या है भी? इसके लिए कुवेनोथ ने जो चूहा था उसकी शारीरिक रंग की वंशागति का अध्ययन किया। किसका? यानी किसका अध्ययन किया? चूहे के शारीरिक रंग की वंशागति का अध्ययन किया। ठीक है, और आपको पता है चूहे के शारीरिक रंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो पीला होता है और एक भूरा भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो प्रकार के चूहे थे भी, एक तो भूरे रंग के थे और एक पीला। यानी त्वचा का रंग है वो पीला भी हो सकता है और एक भूरा भी हो सकता है। तो ध्यान से सुनना भी, जब कुवेनोथ क्या कर रहा था भी? शारीरिक रंग की वंशागति को नियंत्रित करने वाला प्रयोग कर रहा था भी, तो उस टाइम इसने क्या देखा था भी? जो परिणाम मिले या जो रिजल्ट आए उसमें विसंयोजन के नियम का पालन नहीं हुआ था। क्या हुआ था? जब ये चूहे की शारीरिक रंग की वंशागति का अध्ययन कर रहा था उस टाइम के भी जो परिणाम या रिजल्ट आए उसमें उसने क्या देखा भी? कि उन परिणामों में विसंयोजन या पृथक्करण के नियम का पालन नहीं होता है, उससे अलग रिजल्ट प्राप्त हुए थे। तो ध्यान से देखो भी कैसे प्रयोग किए थे भी। यानी एक बात ध्यान में रखना भी, चूहे में जो पीला लोमचर्म है, यानी यहां पे लिख रहा हूं मैं, चूहे में पीला लोमचर्म, लोमचर्म का मतलब त्वचा का रंग, लोमचर्म। ठीक है, इसको नियंत्रित करने वाला जीन कौन सा है? वाई है। कौन सा? वाई, कैपिटल वाई। याद रखना भी कौन सा?
कैपिटल वाई। और दूसरा कौन सा था भी, भूरे रंग को नियंत्रित करने वाला जीन, कौन सा, भूरा लोमचर्म। तो इसका जीन कौन सा था, स्मॉल वाई। कौन सा, स्मॉल वाई। कौन सा था, स्मॉल वाई। और याद रखना जो वाई है ये वाला कैपिटल वाई, वो स्मॉल वाई पर प्रभावी होता है। यानी जो पीला लोमचर्म वो किस पर प्रभावी है, भूरे रंग के लोमचर्म पर। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल वाई है वो किस पर प्रभावी है, किस पर है, स्मॉल वाई या छोटे वाई। ठीक है। अब देखो भी यहाँ पे जो चूहे थे, ये प्रयोग तो था नहीं, क्योंकि ये प्रकार के चूहे तो जीवित ही नहीं रहते। यानी समयुग्मजी, ये वाला जीन है ना वाई, पीला लोमचर्म वाला वाई जीन, ये समयुग्मजी स्थिति में क्या होता है, घातक होता है। क्या होता है, घातक। ठीक है। ये विषम युग्मजी स्थिति में पीला लोमचर्म उत्पन्न करता है या त्वचा का रंग पीला उसको नियंत्रित करता है। लेकिन ये कौन सी स्थिति में होगी, घातक कब होगा, जब ये कौन सी स्थिति में हो, समयुग्मजी। कौन सी में, समयुग्मजी। ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इस टाइम के घातक होता है, उसी कारण के चूहा जीवित ही नहीं रहता। अगर चूहे में ये स्थिति होगी कैपिटल वाई यानी कैपिटल वाई यदि समयुग्मजी स्थिति में होता है तो उस टाइम चूहा जीवित नहीं रहता भी। ठीक है। तो इसने क्या किया भी, इसने ये केवल विषम युग्मजी स्थिति में होगा। क्या होगा, विषम युग्मजी स्थिति में, यानी पीला लोमचर्म, पीला लोमचर्म ये वाला वाई होगा। क्या होगा, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। जब क्या किया भी, यानी ये तो क्या भी समयुग्मजी स्थिति में भूरा रंग है भी, याद रखना भी। जब इसने क्या किया भी, दो पीले चूहों का क्या करवाया, आपस में संकरण। क्या करवाया, आपस में संकरण, पीला लोमचर्म। तो ये क्या होगा, देखो वाई सेम ही, क्योंकि समयुग्मजी स्थिति में तो ये घातक होता है। इसी प्रकार क्या भी चूहा जीवित ही नहीं रहेगा। तो कौन सी स्थिति में पीला लोमचर्म होगा, कौन सी स्थिति में, विषम युग्मजी स्थिति। जब इनका आपस में क्या करवाया, संकरण, यानी इनके हमें युग्मक बनाए तो इसका वाई बनेगा, वाई बनेगा, इसका वाई और वाई। ठीक है। तो देखो भी इनका जब संकरण करवाया तो आपको पता है भी विसंयोजन के नियम के अनुसार तो इनका फिनोटाइप क्या आना चाहिए था, 3:1 आना चाहिए था। कितना, 3:1। लेकिन प्राप्त कितना हुआ वो देखो, वो प्राप्त हुआ 2:1। क्या प्राप्त हुआ, 2:1। यानी इसको हम विसंयोजन के नियम का अपवाद कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो परिणाम आया उसमें जो फिनोटाइप आया वो कितना आया, 2:1। लेकिन विसंयोजन के नियम के अंत में कितना आया था, 3:1। तो कैसे देखो, अब देखो भी इनका जब हम संकरण करवाया, यानी जब दो पीले लोमचर्म युक्त चूहों का संकरण करवाया गया तो वहां पे क्या भी अनुपात 2:1 क्यों आया, क्योंकि एक चूहा देखो ये वाला जब यहाँ पे बनाए हम तो वाई वाई ये बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, ये वाला वाई और वाई, तीसरा कौन सा बनेगा, ये वाला, और चौथा कौन सा बनेगा, ये वाला। तो ये स्थिति देखो यहाँ पर भी, ये स्थिति यहाँ पर देखेंगे हमें तो क्या है भी, यहाँ पे कैपिटल वाई है वो कौन सी स्थिति में है, समयुग्मजी स्थिति में। कौन सी स्थिति में, समयुग्मजी स्थिति में। और आपको बताया भी समयुग्मजी स्थिति में ये जो जीन है वो क्या होगा, घातक होगा। क्या होगा, घातक। यानी घातक का मतलब ये देखो लक्षण को नियंत्रित करने के साथ साथ क्या उसके जीवन की क्षमता को भी प्रभावित करता है। तो यहाँ पे क्या भी इस प्रकार के चूहे क्या भी मृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मृत या जीवित नहीं रहते, जीवित नहीं। तो इसको हम अनुपात में नहीं लेते। तो बचे क्या भी, सिर्फ 3 ही बचे। ये क्या बचे, 3। कौन कौन से, 2 तो ये हो गए कौन से, पीले लोमचर्म युक्त, ठीक है, और एक ये क्या हो गया अभी, समयुग्मजी स्थिति में भूरे लोमचर्म युक्त। तो अनुपात क्या था अभी, ये वाला अनुपात प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि समयुग्मजी स्थिति में जो पीले लोमचर्म युक्त वो चूहा है वो जीवित नहीं रहता। क्यों, क्योंकि इस वाई के समयुग्मजी स्थिति में क्या होने के कारण, घातक होने के कारण। ठीक है। तो इस जीन को हम कौन सी स्थिति में घातक कहेंगे, समयुग्मजी स्थिति में। तो प्रश्न आता है घातक जीन क्या है, खोज किसके द्वारा की गई।
ठीक है, तो इसको आप उदाहरण के द्वारा समझा सकते हो। यानी पीले लोमचर्म युक्त को नियंत्रित करने वाला जीन कैपिटल वाई है। कौन सा? कैपिटल वाई। और ये जब समयुग्मज स्थिति में होता है उस टाइम घातक होता है, विषम युग्मज स्थिति में होता है तो क्या होगा? ये होगा, क्या होगा रे, बताओ? ये होगा पीले लोमचर्म युक्त चूहे को क्या भी नियंत्रित करने वाला। ठीक है, अब देखो आगे। हाँ, ये घातक जीन है भी। इसी प्रकार एक याद रखना भी, ये तो क्या है समयुग्मज स्थिति में और प्रभावी स्थिति में। कौन सी स्थिति में? प्रभावी स्थिति में। यदि ये क्या हो जाएगी, यदि विषम युग्मज स्थिति में ये क्या होगी, घातक हो जाए तो क्या होगा? यदि ये जीन क्या हो जाए, विषम युग्मज स्थिति में क्या हो, घातक हो, तो क्या होगा? ये वाले चूहे भी क्या नहीं रहेंगे, जीवित नहीं रहेंगे। ये वाले चूहे भी जीवित नहीं रहता। तो याद रखना, ये केवल कौन सी स्थिति में घातक होता है? समयुग्मजी स्थिति में। ठीक है, इसकी खोज की गई फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुगेनोट ने कब किया था? ये प्रयोग 1905 में, 1905 में। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा भी कि इसको समझाने के लिए किस पर प्रयोग किया भी? चूहे के शारीरिक रंग की वंशागति को नियंत्रित करने वाले जीन का अध्ययन किया। तो उसमें पीले लोमचर्म को नियंत्रित करने वाला जो जीन वाई है वो समयुग्मज स्थिति में घातक होता है, विषम युग्मज स्थिति में पीले लोमचर्म को नियंत्रित करता है। यह याद रखना। वाई पर क्या है भी, तो कैपिटल वाई है वो स्मॉल वाई पर क्या है, प्रभावी है। इसी स्थिति में क्या है भी, यानी इसी कारण क्या है, ये विषम युग्मज स्थिति में पीले रंग को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। उसके बाद हम देखेंगे एक शब्द आता है अपने पास, कौन सा? बहुप्रभाविता। क्या आता है भी? बहुप्रभाविता। एक बात है, ये गौर कर लियो कि आपने जो घातक जीन है उसमें जो परिणाम प्रस्तुत हुए वो किसके अनुरूप नहीं थे? विसंयोजन के नियम के अनुसार, यानी पृथक्करण के नियम के अनुरूप। तो उसको हम मान सकते हैं भी किसका अपवाद? पृथक्करण के नियम का। एक शब्द आता है भी अपने पास, बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता क्या होता है? बहुप्रभाविता आपने तो ये पढ़ा था कि जब एक जोड़ी विक्रियाशील लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण करवाते हैं तो उसमें एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी। एक ही था भी वहां पे तो, लेकिन यहाँ पे शब्द क्या है अपने पास? बहुप्रभाविता। यानी बहु का मतलब अनेक और प्रभाविता। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना। यानी सामान्यतः क्या होता है, एक जीन होता है वो क्या करता है, एक ही लक्षण को नियंत्रित या निर्धारित करता है। ये शुरू में हमने पढ़ा था भी कि एक जीन एक लक्षण सिद्धांत पढ़ा था भी, या एक जीन एक कार्य को नियंत्रित करता है। किसके अनुसार? बिडल व टेटम के अनुसार। यानी सामान्यतः एक जीन द्वारा केवल एक ही लक्षण का निर्धारण किया जाता है या एक ही लक्षण को प्रभावित करता है। जीन ऐसे होते हैं जो एक समय में क्या भी एक साथ कई लक्षणों को क्या कर दे, प्रभावित कर दे। क्या कर दे? प्रभावित। ठीक है, तो उस जीन को हम क्या कहेंगे? बहुप्रभावी। यानी यहां लिख रहा हूं मैं इसकी परिभाषा। सामान्यतः एक जीन एक कार्य, अर्थात एक जीन केवल एक ही लक्षण को नियंत्रित करता है, परंतु कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक साथ कई लक्षणों को नियंत्रित या
प्रभावित कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे जीन क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऐसे जीन बहु प्रभावी जीन कहलाते हैं, बहु प्रभावी जीन कहलाते हैं। ठीक है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बहु प्रभाविता क्या कहते हैं? मल्टी डोमिनेंस क्या कहते हैं? मल्टी डोमिनेंस या बहु प्रभाविता। यानी सामान्यतः आपको पता है कि एक जीन एक कार्य या एक ही लक्षण को निर्धारित करता है, परंतु कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक साथ कई लक्षणों को क्या कर दे? नियंत्रित या प्रभावित कर दे। तो ऐसे जीनों को हम क्या कहते हैं? बहु प्रभावी जीन कहते हैं, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बहु प्रभाविता। ठीक है, अब आगे हम देखें इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखो भाई, जैसे ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलेनगास्ट्रा आपने सुना है भी, फल मक्खी होती है। ये क्या होती है? फल मक्खी। ड्रोसोफिला की सफेद आंख को नियंत्रित करने वाला जीन, आंख को नियंत्रित करने वाला जीन, ये सफेद आंख को नियंत्रित करेगा। इसके साथ साथ वो क्या करता है भी, जो ड्रोसोफिला की पंख की आकृति और उसके साथ साथ उदर की आकृति को भी नियंत्रित करता है या प्रभावित करता है। कहने का मतलब सामान्यतः एक जीन एक ही कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ड्रोसोफिला की सफेद आंख को नियंत्रित करने वाला जो जीन है वो क्या करता है? इसकी आंख को नियंत्रित करने के साथ साथ कौन से लक्षणों को प्रभावित करता है? वो करता है पंख की आकृति को प्रभावित करता है, इसी प्रकार उदर की आकृति को प्रभावित करता है। तो कहने का मतलब हम कहें कि जिस ड्रोसोफिला की आंख सफेद होती है उनमें क्या होगा? पंख होंगे, वो क्या होंगे? अवशेषी। क्या होंगे? अवशेषी। याद रखना, अवशेषी। और उदर है, इसकी आकृति क्या होगी? कुंडलित। क्या होगी? कुंडलित। इसके कारण, इस जीन के कारण, यानी ये जीन क्या है? इसकी आंख के रंग को नियंत्रित करने के साथ साथ इनके दो अन्य लक्षणों को भी क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। तो इस जीन को हम क्या कह सकते हैं? बहु प्रभावी जीन। क्या कह सकते हैं? बहु प्रभावी जीन। ठीक है, इसी प्रकार मनुष्य में होता है भी, मनुष्य में एक रोग होता है, यानी एक वंशागत रोग, जिसका नाम क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये एक वंशागत रोग है, और इसको नियंत्रित करने वाला जीन है ना, जीन, उसको हमें HB बोल सकते हैं भी, HB। क्यों बोल सकते हैं भी? क्योंकि ये सिकल सेल एनीमिया रोग है, इसमें कौन सा भाग प्रभावित होता है मनुष्य में? वो होता है भी RBC के अंदर हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये वाला जीन है ना, वो किसको, यानी ये मान के चलो भी सिकल सेल एनीमिया रोग आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ भी कि इस रोग में क्या होता है? ये रोग जब किसी व्यक्ति में हो जाए तो उस टाइम क्या है? उस व्यक्ति में RBC का आकार है वो हंसियाकार हो जाता है। क्या हो जाता है? हंसिये के आकार का। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो बीटा श्रृंखला होती है, किसमें? संरचना में। यानी हीमोग्लोबिन की अब संरचना पढ़ेंगे तो उसमें दो प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है अल्फा और एक होती है बीटा। अल्फा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन बीटा श्रृंखला में परिवर्तन होने के कारण के भी RBC का जो आकार है वो क्या हो जाता है? हाशिए के आकार का। ठीक है, और यदि क्या होगी, ये जीन कौन सी स्थिति में हो? समयुग्मज स्थिति में। कौन सी स्थिति में? समयुग्मज स्थिति में। उस टाइम क्या होता है? व्यक्ति रोगी होता है। क्या हो जाता है? व्यक्ति रोगी। और उस रोगी व्यक्ति की मृत्यु किसके कारण हो जाती है? रक्त की कमी के कारण या एनीमिया के कारण। लेकिन एक बात गौर करना भी कि ये जब कौन सी स्थिति में हो? विषम युग्मज स्थिति में। उस टाइम क्या होगा भी, यानी
आधा हीमोग्लोबिन तो क्या होगा सामान्य, और आधा क्या होगा प्रभावित, किससे, इस रोग से भी। यानी आधी आरबीसी है वो तो क्या होगी सामान्य आकार की, और आधी आरबीसी है वो क्या होगी अंशीय के आकार की। तो वो वाहक का काम करता है, क्या करता है, वाहक का। यानी उस टाइम में वो रोगी नहीं होता, वो क्या करेगा व्यक्ति, वाहक का काम। उस टाइम क्या है, इस रोग को नियंत्रित करने के साथ साथ ये जीन क्या करता है भी, एक अन्य लक्षण को भी प्रभावित करता है। कैसे कि इस रोग से, यानी कहने का मतलब यदि ये जीन विषम युग्मज स्थिति में किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद है तो उस टाइम क्या है, उस व्यक्ति में ये रोग तो होता नहीं है, केवल ये वाहक का काम करता है भी। उस टाइम ये मलेरिया रोग है उसको नियंत्रित करता है, क्या करता है, मलेरिया रोग को नियंत्रित करता है। यानी ऐसे व्यक्ति में मलेरिया का रोग नहीं होता है, या मलेरिया से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, कैसे कि ये मान लो कि अभी कौन सी स्थिति में हो, जैसे यहाँ पे कर रहा हूं मैं HbA और HbA, ये क्या है, समयुग्मज स्थिति। इस स्थिति में तो व्यक्ति रोगी होगा और मृत्यु हो जाती है, लेकिन कौन सी स्थिति में हो, HbA और HbS, ये मान लो नॉर्मल, ये ऐसे कर रहे हैं। यानी एक तो यहाँ पे एक ही जगह हम S कर दें क्योंकि सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, और A क्या है, सामान्य, क्या है, सामान्य। तो HbA और HbS यहाँ पे क्या है, ये आदि सामान्य और आदि क्या है, सिकल सेल एनीमिया। कहने का मतलब क्या है, इस स्थिति में ये क्या करता है, इस रोग को नियंत्रित करने के साथ साथ क्या है, मलेरिया को भी नियंत्रित करता है। यानी एक लक्षण को नियंत्रित करने के साथ साथ दूसरे लक्षण पर भी अपना प्रभाव डालता है। तो ऐसे व्यक्ति में ये रोग तो सामान्य होगा, क्योंकि सामान्य एनीमिया रोग होता है, क्योंकि उस टाइम क्या भी उसमें जो आरबीसी है वो पूरी तरह के इस रोग के गिरफ्त में नहीं आई है। ठीक है, यानी व्यक्ति वाहक का काम करता है। तो इस स्थिति में ये सामान्य एनीमिया, व्यक्ति क्या होगा, सामान्य एनीमिया से ग्रसित, मृत्यु नहीं होती है। इसके अलावा ये क्या करता है भी, मलेरिया को भी नियंत्रित करता है, नियंत्रित। मलेरिया को भी नियंत्रित करता है। यानी सामान्य एनीमिया को नियंत्रित, या ये सामान्य एनीमिया का कारक होता है। इसी प्रकार इसके साथ साथ एक अन्य लक्षण को भी नियंत्रित कर रहा है, जिसका नाम क्या है, मलेरिया को भी नियंत्रित करता है ये। यानी इससे सामान्य एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति में क्या होगा, मलेरिया का रोग नहीं होता है। नहीं होने का कारण क्या है, इसमें जो मलेरिया का रोग वाहक होता है वो अमादा एनाफिलीज मच्छर होता है, तो इसका रोग कारक होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम अपनी वृद्धि करता है ना, अपने वृद्धि के लिए पोषण प्राप्त करता है, वो हीमोग्लोबिन से प्राप्त करता है। किससे, हीमोग्लोबिन से। लेकिन यहाँ पे क्या है, आधे हीमोग्लोबिन क्या है, विकृत है। क्या है, विकृत। तो अंशीय की आकार की जो आरबीसी होती है उसमें क्या है, ये अपनी वृद्धि नहीं कर पाएगा, या वहां पे ये जीवित नहीं रह पाएगा, जिससे कौन से रोग से बच सकता है व्यक्ति, मलेरिया रोग से। किससे, मलेरिया रोग से। तो कहने का मतलब सिकल सेल एनीमिया को उत्पन्न करने वाला जो जीन है वो विषम युग्मज स्थिति में क्या करता है, वो क्या करता है, सामान्य एनीमिया को नियंत्रित करने के साथ साथ किसको भी नियंत्रित करता है, किसको, मलेरिया रोग को। ठीक है, तो ये भी कौन सा जीन है, बहुप्रभावी जीन। ठीक है, तो हमने पढ़ा बहुप्रभाविता, दो प्रकार के उदाहरण के द्वारा हमने समझा इसको। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम देखें एक होता है मात्रात्मक वंशागति, मात्रात्मक वंशागति। मात्रात्मक वंशागति क्या होती है, ठीक है, ये क्या होती है भी, सामान्यतः हमने वही बात है भी कि एक जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित करता है, यानी या एक लक्षण एक विशिष्ट जीन के द्वारा ही क्या होता है, नियंत्रित होता है। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो एक समय कई सारे जीनों के नियंत्रण में होते हैं, या एक समय में क्या है, एक लक्षण यदि कई जीनों द्वारा क्या हो जाए, सामूहिक रूप से नियंत्रित हो जाए, क्या हो जाए,
सामूहिक रूप से नियंत्रित। तो ऐसे जीन है क्या कहलाते हैं भी? मात्रात्मक जीन। क्या कहलाते हैं? मात्रात्मक जीन। बहु एलील बोल सकते हैं भी, या मात्रात्मक जीन भी। तो इसका हम लिख सकते हैं भी, यानी इस क्रिया में एक लक्षण कई सारे जीनों द्वारा सामूहिक रूप से नियंत्रित होता है। क्या होता है? सामूहिक रूप से नियंत्रित होता है। ठीक है, ऐसे जीन क्या कहलाते हैं? मात्रात्मक जीन। यानी एक जीन ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं? मात्रात्मक लक्षण कहलाते हैं, जो कि अभी एक समय में कई जीनों द्वारा एक साथ नियंत्रित होते हैं। ठीक है, तो इनका उदाहरण हम देखें तो उदाहरण क्या होगा अभी? जैसे मनुष्य में त्वचा का रंग, ठीक है, और गेहूं के दाने का रंग, ये दो मात्रात्मक लक्षण है। क्या है? मात्रात्मक लक्षण, जो कि अभी एक समय में कई जीनों द्वारा एक साथ नियंत्रित किए जाते हैं या निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना अभी मात्रात्मक वंशागति क्या होती है? जब एक लक्षण एक समय में कई सारे जीनों द्वारा सामूहिक रूप से क्या हो? निर्धारित किया जाता हो या नियंत्रित किया जाता हो। उस जीन को या उस वंशागति को या उस लक्षण को हम क्या कहते हैं? मात्रात्मक वंशागति कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दो आपको दिए हैं। कौन से? मनुष्य में त्वचा का रंग है और गेहूं के दाने का रंग, ये दोनों क्या है? मात्रात्मक वंशागति का उदाहरण है। ये दोनों क्या है? कई सारे जीनों के सामूहिक रूप से क्या नियंत्रित होते हैं। ठीक है, तो ये थे भी कुछ छोटे छोटे शब्द जिनके बारे में हमने जाना भी। ठीक है, अब आगे हम करेंगे भी, आगे वाले लेक्चर में क्या करेंगे भी? सहलगनता के बारे में, यानी लिंकेज के बारे में, जो स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद है। ठीक है, आज तक जितना पढ़ा उसमें अगर कोई दिक्कत हो आपकी, ठीक है, तो उसमें आपको अगर कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, तो उसको आप क्या भी कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो भी। उसका सॉल्यूशन है आगे वाले वीडियो में हमें जरूर करने की कोशिश करेंगे। कोई भी समस्या यदि आपकी हो तो, लेकिन एक बात ध्यान रखना भी, अगर आपके समझ में आ रहा है, आपको यदि समझ में आ रहा है जो पढ़ाया गया है, आपको जो वीडियो है वो बढ़िया लगे, अच्छे लगे, ठीक है, तो आप लाइक जरूर करना। क्या करना? लाइक। इसके अलावा आप सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना। ठीक है, अब आगे वाला जो हम करेंगे वो करेंगे आगे वाले लेक्चर।